हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पर एक क्वेश्चन सीरीज से, जो आपके सीजी सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी सीजी एडीओ त्रिविषय कोर्स आप 1399 में अवेल कर सकते हैं। आपको इसमें 3 विषय मिल जाएगा: ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। और सीजी एडीओ ऑनलाइन क्लासेस जो कोर्स 2000 का है, आप उसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। और भारतीय संविधान पर देखा जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक कंप्लीट कोर्स है, तुषार सर के द्वारा लिया जा रहा है। आप उसको 650 रुपीज़ में भी परचेस कर सकते हैं और ये सिर्फ आज ही के दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है। और इस सभी लेक्चर के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी मिलने वाली है। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को ज़रूर डाउनलोड करें या इस नंबर में भी कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और हमारे द्वारा एक फ्री टेस्ट का शेड्यूल रखा गया है 7 मई के दिन। वो टेस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा, उसमें आपको किसी भी प्रकार का पे करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, जो अभी फ्री टेस्ट कंडक्ट होने वाला है उसका शेड्यूल 7 मई के दिन रखा गया है, ठीक है। इसको आप अभी जो टाइमिंग है उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इतना है कि जो फ्री टेस्ट है वो 7 मई के दिन शेड्यूल है, और जो हमारे द्वारा पहला टेस्ट लिया गया था उसको भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सीजीपीएससी सीजीव्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर बेस रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस परियोजना के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन या प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? किस परियोजना के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, सही आंसर है प्रोजेक्ट एलिफेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1992 के रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते को अपनाया था? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रे प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या जैव विविधता पर सम्मेलन? 1992 के रियो डी जनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते को अपनाया था? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है जैव विविधता पर सम्मेलन, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, जो आपका जैव विविधता पर सम्मेलन करने की बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ से आपका जैव विविधता पर सम्मेलन की बात स्टार्ट की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या लेड? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड आपका जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कादरी लेपाक्षी 1812 जो खबरों में देखा गया था, किस फसल की एक किस्म है? आपको बताना है। कपास, ग्राउंडनट, चावल, गेहूं? कादरी लेपाक्षी 1812 जो खबरों में देखा गया था, किस फसल की एक किस्म है? कपास, ग्राउंडनट, चावल या गेहूं? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है ग्राउंडनट का एक किस्म है कादरी लेपाक्षी 1812। कादरी लेपाक्षी 1812 मूंगफली के बीज की एक नई किस्म है, जिसे सूखा प्रतिरोधक कहा जाता है, और यह जल पलायन का भी सामना कर सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, कादरी लेपाक्षी 1812 मूंगफली के बीज का एक नया किस्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है? खनन, टेल ड्रिलिंग, शहरीकरण या कृषि? निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है? खनन, टेल ड्रिलिंग, शहरीकरण या कृषि? इनमें से आपको बताना है। वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण, सही आंसर है कृषि। जो आपका कृषि है ना, वो अभी वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण बन गया है। क्या होता है, देखो एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, अभी कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होते जा रहा है, तो जितने फॉरेस्ट हैं उनकी कटाई शुरू हो गई है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो कृषि है
वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण अभी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण का एक उदाहरण है? आपको बताना है। औद्योगिक निर्वहन, सीवेज उपचार संयंत्र, कृषि क्षेत्र में अपवाह या तेल टैंक लीक। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण का एक उदाहरण है? सही आंसर है इसका कृषि क्षेत्र में अपवाह। जो आपका कृषि क्षेत्र से अपवाह होता है वो एक प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। कृषि क्षेत्र से जो अपवाह होता है वो प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश बल्ब का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल प्रकार है? उद्दीप्त, हैलोजन, कॉम्पैक्ट, फ्लोरोसेंट या प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश बल्ब का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल प्रकार है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड। जो आपका एलईडी बोलते हैं ना, वो देखा जाए तो प्रकाश बल्ब का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल प्रकार है। सही आंसर रहेगा इसका एलईडी। अगला क्वेश्चन है, नंज रायन टैंक को किस राज्य का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या गोवा। नंजरायण टैंक को किस राज्य का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या गोवा। इनमें से आपको बताना है। नंजरायण टैंक सही आंसर है तमिलनाडु का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। जो आपका नंजरायण टैंक है तमिलनाडु का सदरवा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है और यह राज्य के त्रिपुर जिले में एक संरक्षित बर्डिंग हॉटस्पॉट है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोरल ब्लीचिंग का एक सामान्य कारण है? प्रदूषण, ओवरफिशिंग, महासागर अम्लीकरण या उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कोरल ब्लीचिंग का एक प्रमुख कारण है? प्रदूषण, ओवरफिशिंग, महासागर अम्लीकरण या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी है कोरल ब्लीचिंग का एक प्रमुख कारण। आपका प्रदूषण तो है ही, उसके साथ ओवरफिशिंग तो है, उसके साथ सागर अम्लीकरण कोरल ब्लीचिंग का एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु, जल, भूमि या ध्वनि। जो आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु, जल, भूमि या ध्वनि। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है जल। जो आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है वो जल प्रदूषण का एक अच्छा देखा जाए तो उदाहरण है। उसमें क्या होता है, पैसिफिक ओशन के एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपका सी वीड्स हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। देखा जाए तो जो सी वीड्स रहते हैं और जितने भी प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स रहते हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं आपके पैसिफिक ओशन के एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोला जाता है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ठीक है, वो जल प्रदूषण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शब्द जैव विविधता को संदर्भित करता है। एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता, एक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता, पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र की विविधता या उपयुक्त सभी। शब्द जैव विविधता को संदर्भित इनमें से कौन करता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी करते हैं। जैव विविधता का मतलब एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता होता है, उसके साथ साथ एक प्रजाति के भीतर जो आनुवंशिक विविधता होता है वो भी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ पृथ्वी पर जो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता होती है, ये जितने सभी हैं तीनों जैव विविधता को संदर्भित करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है? सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC। इसका प्रयोग एक सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैस है ये, और इसका प्रयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है। सही आंसर रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत में छेद का प्राथमिक कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, मीथेन उत्सर्जन, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। ओजोन परत में छेद का प्राथमिक कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, मीथेन उत्सर्जन, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखा जाए तो रेफ्रिजरेंट की तरह, सबसे पहले तो ये ग्रीन हाउस गैस है, इसका प्रयोग एक रेफ्रिजरेंट के रूप में भी किया जाता है, और ओजोन परत में जो छेद बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका एक मुख्य कारण है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आक्रामक प्रजाति का उदाहरण है? आक्रामक प्रजाति जो आपका इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं उसको बोला जाता है। इनमें से आपको बताना है उसका उदाहरण कौन सा है। पक्षी की एक देसी प्रजाति, पेड़ की एक गैर देसी प्रजाति, मछली की एक दुर्लभ प्रजाति या सरीसृप की एक संरक्षित प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक आक्रामक प्रजाति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है पेड़ की एक गैर देसी प्रजाति एक आक्रामक प्रजाति का उदाहरण है, मतलब इसको इंग्लिश में इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक पेड़ की एक गैर देसी प्रजाति रहती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अम्लीकरण में एक मुख्य योगदान करता है? आपको बताना है। कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या तेल रिसाव। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अम्लीकरण में एक मुख्य योगदान करता है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है वह महासागर अम्लीकरण, मतलब ओशियन एसिडिफिकेशन उसको बोला जाता है इंग्लिश में, उसका एक प्रमुख योगदान करता है। सही आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्लिस्ट्रोफस मेघालयनेसिस जो हाल ही में मेघालय में खोजा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? आपको बताना है। सर्प, कछुआ, चमगादड़ या मकड़ी। क्लिस्ट्रोफस मेघालयनेसिस जो हाल ही में मेघालय में खोजा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? सर्प, कछुए, चमगादड़ या मछली। सही आंसर है चमगादड़। जो आपका ग्लिस्ट्रोफस मेघालयनेसिस जो अभी हाल ही में मेघालय में खोजा गया है वो चमगादड़ का एक किस्म है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा अपने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सिंक का एक उदाहरण है? कोयले की खान, एक तेल रिग, एक जंगल या एक लैंडफिल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सिंक का एक उदाहरण है? कार्बन सिंक क्या होता है? जो देखा जाए तो कार्बन को बहुत अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। कोयले की खान, एक तेल रिग, जंगल या लैंडफिल। सही आंसर है जंगल। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। जो आपके जंगल रहते हैं वो कार्बन सिंक का एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है, और एक बहुत अच्छा कार्बन सिंक होना देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो जंगल होते हैं वो कार्बन सिंक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या यूट्रोफिक पानी की विशेषता है? आपको बताना है। उच्च ऑक्सीजन का स्तर, पोषक तत्वों का स्तर कम होना, उच्च पोषक तत्वों का स्तर या कम बैक्टीरिया का स्तर। निम्नलिखित में से क्या यूट्रोफिक पानी की विशेषता है? इनमें से आपको बताना है। उच्च ऑक्सीजन स्तर, पोषक तत्वों का कम स्तर या उच्च पोषक तत्व का स्तर या कम बैक्टीरिया का स्तर। यूट्रोफिक पानी की विशेषता, सही आंसर है उच्च पोषक तत्वों का स्तर। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। जो आपका यूट्रोफिक पानी रहता है वहाँ पर पोषक तत्वों का जो स्तर रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द कार्बन पदचिह्न किसको संदर्भित करता है? किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जंगल में संग्रहित कार्बन की मात्रा, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जारी कार्बन की मात्रा या समुद्र द्वारा अवशोषित कार्बन की मात्रा। जो आपका शब्द रहता है कार्बन पदचिह्न, कार्बन फुटप्रिंट, किसको संदर्भित करता है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है
कार्बन पदचिन्ह या कार्बन फुटप्रिंट संदर्भित करता है किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा क्योंकि इसका ये टर्म जो रहता है कार्बन पदचिन्ह, कार्बन फुटप्रिंट, इसका बहुत बार यूज भी होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक स्थायी कृषि अभ्यास का एक उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से मोनोकल्चर खेती, कीटनाशकों का अति प्रयोग, या फसल रोटेशन, या जंगलों की साफ कटाई। निम्नलिखित में से क्या एक स्थायी कृषि अभ्यास का एक उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है, स्थायी कृषि अभ्यास का एक उदाहरण है आपका फसल रोटेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फसल रोटेशन एक स्थायी कृषि अभ्यास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? वर्षा का उच्च स्तर, जैव विविधता का उच्च स्तर, वनस्पति का निम्न स्तर, या सौर विकिरण का निम्न स्तर। निम्नलिखित में से क्या रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है वनस्पति का निम्न स्तर। ये देखा जाए तो रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र रहते हैं, उसका एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत का उदाहरण है? आपको बताना है। कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट, केंद्र रिसाव, या अम्लीय वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत का उदाहरण है? कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट, तेल रिसाव, या अम्लीय वर्षा। सही आंसर है औद्योगिक अपशिष्ट। जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है ना, वो एक बिंदु स्रोत मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन उसको बोला जाता है, उसका एक एग्जाम्पल है औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है? वनों की कटाई, अति चराई, कृषि पद्धतियाँ, या उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन उसको बोलते हैं का एक मुख्य कारण है? मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का एक बहुत मुख्य कारण है। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर उपयुक्त सभी हैं। जो आपका सॉइल इरोजन रहता है, मृदा अपरदन रहता है, उसका मेन कारण वनों की कटाई है। अति चराई मतलब ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, उसका वो भी एक कारण है। और जो आपका कृषि पद्धतियाँ मतलब जो फार्म प्रैक्टिसेस होते हैं, वो भी एक मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का। सही आंसर इसका रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधित वर्षावन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? जैव विविधता का निम्न स्तर, वर्षा का निम्न स्तर, वनस्पति का उच्च स्तर, या मरुस्थलीकरण के उच्च स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधित वर्षा वन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? सही आंसर है इसका उष्णकटिबंधित वर्षावन पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है वनस्पति का उच्च स्तर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार के जानवर को पानी भालू या काई पिगलेट कहा जाता है और चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है? स्पाइडरमाइट, टार्डीग्रेड्स, रोटीफर्स, या लोरी सिफ्रा। किस प्रकार के जानवर को पानी भालू या काई पिगलेट कहा जाता है और चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए वो जाना जाता है? सही इसका आंसर है, याद रखिएगा, टार्डीग्रेड्स। जो आपका टार्डीग्रेड्स रहते हैं माइक्रोस्कोपिक एक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको पानी भालू भी बोलते हैं और काई पिगलेट्स कहा जाता है। और टार्डीग्रेड्स की क्या विशेषता रहती है? वो चरम परिस्थितियाँ मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उनकी क्षमता रहती है। ठीक है, इनकी क्षमता इतनी ज़्यादा रहती है कि जो स्पेस में भी ये जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सही आंसर है इसका टार्डीग्रेड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र का उदाहरण है? आपको बताना है। मछली पकड़ने वाला गांव, एक समुद्री रिजर्व, एक अपतटीय तेल रिग, या एक शिपिंग पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र का उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है समुद्री संरक्षित क्षेत्र का उदाहरण है एक समुद्री रिजर्व। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका एक समुद्री रिजर्व होता है वो समुद्री संरक्षित क्षेत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लेड विषाक्तता मतलब लेड पॉइजनिंग के कारण कौन सा देश सबसे अधिक
स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ वहन करता है? अफगानिस्तान, नेपाल, भारत या श्रीलंका? इम्पोर्टेंट है। CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो आपका लेड विषाक्तता होती है, जो आपका लेड पॉइजनिंग होती है, उसके कारण कौन सा देश सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ का वहन करता है? सही आंसर है भारत। जो आपका भारत है ना, वो लेड पॉइजनिंग का बहुत देखा जाए तो उसका बहुत केस आता है भारत में। आपके भारत में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जो रक्त में सीसे का स्तर रहता है, मतलब जो आपका ब्लड लेड लेवल रहता है, सबसे अधिक रहता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेगा। यूनेस्को और गैर लाभकारी संगठन प्योर अर्थ की 2020 की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर सीसा द्वारा जहर दिए गए 800 मिलियन बच्चे में से भारत में सबसे बड़ी संख्या थी उन लोग की। इसका मतलब यह है कि भारत के आधे बच्चे को शीशे से जहर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि में पानी के उपयोग के कम करने के लिए एक रणनीति है? कीटनाशकों का अति प्रयोग, भूजल को फसलों की सिंचाई, फसल रोटेशन या जंगलों की साफ कटाई? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक रणनीति है? सही आंसर है फसल रोटेशन। जो आपका क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, फसल रोटेशन, वो कृषि में पानी के उपयोग को कम करने की एक देखा जाए तो रणनीति है या पद्धति बोल सकते हैं। सही आंसर रहेगा फसल रोटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत का एक उदाहरण है? कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट, तेल रिग या अम्लीय वर्षा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत मतलब नॉन पॉइंट सोर्स है पॉल्यूशन का? उसका एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, गैर बिंदु स्रोत। सही आंसर है कृषि अपवाह। ठीक है, कृषि अपवाह आपका गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो आपका कृषि के कारण होने वाला जो पॉल्यूशन होता है वो गैर बिंदु स्रोत का एक उदाहरण है। देखा जाए तो कृषि से होने वाला पॉल्यूशन एक पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है? वनों की कटाई, परिवहन, कृषि पद्धतियाँ या उपयुक्त सभी? इनमें से आपको बताना है वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण वनों की कटाई, परिवहन, कृषि पद्धतियाँ या उपयुक्त सभी। इजी है, इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है आपका परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से होने वाला जितना भी पोल्यूशन रहता है वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। ठीक है, इंडियन सिटीज़ में तो कॉमन ही है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने COP27 के दौरान सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनियों की कार्यकारी कार्य योजना शुरू की थी? IMF, WEF, WMO या UNEP? किस संस्था ने COP27 के दौरान सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनियों की एक कार्यकारी कार्य योजना शुरू की थी? इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर रहेगा WMO। जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखा जाए जब COP27 हुआ था, ठीक है, उसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी की कार्यकारी कार्य योजना शुरू की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, COP27 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया मार्स प्रणाली इसकी इकाई का एक डेटाबेस है, आपको बताना है। कार्बन उत्सर्जन का, मीथेन रिसाव का, सल्फर उत्सर्जन का या प्रकाश प्रदूषण का? COP27 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई मार्स प्रणाली किस इकाई का एक डेटाबेस है? सही आंसर है इसका मीथेन रिसाव। ठीक है, मीथेन जो आपका रिसाव, मीथेन लीकेजेस जो रहता है, उसका एक डेटाबेस का एक प्रणाली है आपका मार्स प्रणाली, याद रखिएगा। जो COP27 हुआ था शिखर सम्मेलन, उसके दौरान ये सिस्टम अपनाया गया था, मीथेन लीकेजेस जो होते हैं उसको चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में UNFCCC COP27 हुई है? आपको बताना है कौन से स्थान पर हुई है। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, शर्म ए शेख इजिप्ट में, दुबई UAE में या कैटोविक पोलैंड में? UNFCCC COP27
इनमें से किस जगह हुई है? ग्लासगो यूके, शर्म ए शेख इजिप्ट, दुबई यूएई या कैटोविक पोलैंड? सही आंसर है शर्म ए शेख इजिप्ट में हुई है UNFCCC कोप 27 की कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इस बार का जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का हुआ था 27, तो वो आपका शर्म ए शेख इजिप्ट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है UNFCCC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट CFC कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट क्लोरीन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कंडीशन कॉन्फ्रेंस या यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? आपको इनमें से बताना है। UNFCCC का फुल फॉर्म, इसका सही आंसर है UNFCCC का फुल फॉर्म रहता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मेरे लेक्चर की PDF, और देखा जाए तो हर एक लेक्चर जो मैं लेता हूँ उसकी PDF आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में मंथली बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐप को ज़रूर रेफ़र करें। दिस इज़ गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।